सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी रन। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले जो स्टूडेंट्स 18 फरवरी को एग्ज़ाम क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को मिस मत करना और एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी का व्याकरण के उसको देखेंगे जो 6 नंबर के लिए पक्का आने वाला है। ये 100% आने की गारंटी है। ये 100% आने की गारंटी है ट्रिक के साथ, ठीक। 100% आने की गारंटी है। जो रस रहेगा, छंद रहेगा और अलंकार ये रहेगा। ये तीनों जो है इन्हीं में से आने की चांस है। जैसे रस क्या है? रस को क्या, जैसे रस हमारा हो जाएगा, ठीक। रस को कहते हैं कैसे, इसको डिफिनेशन हो जाएगा। कवि को पढ़ने, इसको याद नहीं करना है, केवल समझना है। देखिए कैसे लिखा गया है, बहुत आसान शब्द में लिखा गया है। कवि को पढ़ने, नाटक को देखने तथा मधुर संगीत को सुनने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। जैसे कि कोई कवि को पढ़ने और नाटक को देखने, कवि को पढ़ने, नाटक को देखने तथा मधुर संगीत को सुनने से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। रस कितने प्रकार का होता है? तो ये 4 प्रकार के रस होते हैं, ठीक। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 प्रकार के रस होते हैं। बस इतना याद देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। श्रृंगार रस को देखेंगे। श्रृंगार रस क्या होता है ये हमारा देखेंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं इसको देखेंगे। जहाँ रति, काव्य में जहाँ रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार एंड वियोग श्रृंगार। ये रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार एंड वियोग श्रृंगार, ठीक। अब देखेंगे संयोग श्रृंगार को। संयोग श्रृंगार क्या होता है देखिए। संयोग श्रृंगार वो होते हैं जो नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे कि इसको पढ़ने से ही याद आ रहा है संयोग श्रृंगार। जैसे अचानक में कोई मिले तो इसी को कहते हैं, ठीक। जैसे कि लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। काव्य में जहाँ नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक। काव्य में जहाँ नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। ये संयोग श्रृंगार है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा और इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा, ये देखिए। इसका उदाहरण हो जाएगा, पायो जी पायो मैं तो प्रेम रतन धन पायो। पायो जी पायो मैं तो प्रेम रतन धन पायो, ठीक है। यहाँ पे ये डट रहेगा, ठीक। हाँ, पायो जी। अगर संयोग श्रृंगार ऐसे पूछता है तो आप ये इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोग श्रृंगार को देखेंगे। ये रहा हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं देखेंगे। वियोग श्रृंगार काव्य में जहाँ नायक और नायिका का मिलन का अभाव हो, जैसे कि वहाँ पर मिलने का वर्णन हो रहा था, यहाँ पर मिलन का अभाव हो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। काव्य में जहाँ नायक और नायिका का मिलन का अभाव हो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। उसमें नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो रहा था उसे देखिए हैं, और इसमें पूछ रहा है नायक और नायिका का मिलन का अभाव हो रहा है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, दर्द के मारे वन वन डोले, वैध मिला ना कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैध संवरिया हो, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। आप लोग इस एग्जाम्पल को देख लेंगे और ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही नोट करके चले आएंगे तो हमेशा इसका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ही लिखेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ शोक, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग से करुण रस निष्पत्र होता है उसे करुण रस कहते हैं, ठीक। जहाँ करुण रस निष्पत्र होता है उसे करुण रस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछ रहा है भाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस निष्पत्र होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरे हृदय में हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। इसको भी ऐसे ही नोट कर देंगे तो इसका 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हास रस किसे कहते हैं इसको देखेंगे। हास रस काव्य में जहाँ हास नामक अस्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है उसे हास रस कहते हैं। काव्य में जहाँ हास नामक अस्थायी विभाव अनुभाव संचारी भाव संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है उसे हास रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक, जैसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हास का भी हो गया, इसको भी ऐसे नोट कर देंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे तो 2 नंबर आपको पक्का मिलने वाला है। कोई नहीं काट सकता कि 1 नंबर कट जाएगा, ऐसे कट नहीं, आपको 2 के 2 नंबर मिलने ही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अलंकार, अलंकार को देखेंगे। जैसे अलंकार, ये भी इसमें भी से भी 2 नंबर का आता है, तो इसको देखेंगे अलंकार को। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काव्य में जो शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार, ठीक है। ये हमारे 3 अलंकार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार को देखेंगे, ठीक। कवि में जहाँ वर्णनीय, कवि में जहाँ देखिए, कवि में जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कि कवि में जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बार बार किसी बात को दोहराया जाए उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि तरनी तनुज तट तमाल, ये त से, जैसे कि त है तो ये बार बार एक ही बात को रिपीट हो रहा है, तो इसी को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये हमारा अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार है। ये भी 2 नंबर का आएगा, इसमें से भी, जैसे कि अलंकार रस में से 2 नंबर का आएगा, अलंकार में से 2 नंबर का आएगा और छंद में से 2 नंबर का आएगा। तीनों में से 2-2 नंबर का आता है, यानी कि टोटल 6 नंबर का व्याकरण में से आता है। तो इसको अगर आप लोग अनुप्रास अलंकार आता है तो लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, तो ये 2 नंबर आपको पक्का आने वाला है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, यमन अलंकार। यमन अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए, काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, ठीक, एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमन अलंकार कहते हैं। जैसे कि कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग पाए बोराय, ठीक। ये हमारा उदाहरण है, देख लीजिएगा, ठीक। इसमें पूछ रहा है एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमन अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग पाए बोराय, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक को देखेंगे, ये हो जाएगा संश्लेषण अलंकार। संश्लेषण अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। काव्य में जहाँ एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले तो उसे संश्लेषण अलंकार कहते हैं। बहुत आसान है, बस केवल आपको पढ़ना है, एक से 2 बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा। जैसे कि एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले उसे संश्लेषण अलंकार कहते हैं। बस आसान है, एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले उसे संश्लेषण अलंकार कहते हैं, ठीक। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। संश्लेषण अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा, आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान के अभेद रूप से वर्णन किया जाए, जैसे इसमें उपमेय है, इसमें उपमान है, ठीक, अभेद रूप से वर्णन किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। बस आसान है, जहाँ उपमेय में उपमान की अभेद रूप से वर्णन किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, बस इतना आप लोग लिख दीजिए एग्जाम्पल में, चरण कमल बंदो हरिराई, बस आपका 2 नंबर मिल जाएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर बस उपमेय और यहाँ पर उपमान का अभेद रूप से वर्णन हो रहा है उसे रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, बस इतना लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, इसमें बोल रहा है संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे मानो हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जागा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मानो हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जागा, ये हमारा उत्प्रेक्षक अलंकार है, ठीक है। इसको उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे मानो हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जागा, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप लोग बस 1-2 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में आ जाएगा आपका। एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। काव्य में जहाँ दो वस्तुओं की तुलना प्रकट की जाए, इसमें बोल रहा है काव्य में जहाँ दो वस्तुओं की तुलना प्रकट की जाए, इसमें तुलना पूछ रहा है, ठीक है, प्रकट की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ दो वस्तुओं की तुलना प्रकट की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, ऐसा यह संसार जैसे सेमल फूल, या पीपर पात सरिसमन डोला, ठीक। ऐसा यह संसार, जैसे ये संसार और यहाँ सेमल फूल का वर्णन कर रहा है, इसमें दोनों का वर्णन की जाए। इसमें पीपर पात सरिसमन डोला, ठीक है। इसमें पीपर का पेड़ होता है उसका, और सरिसमन डोला का मतलब ये सरिसमन, इसका मतलब तुलना किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रातिमान अलंकार। भ्रातिमान अलंकार क्या होता है इसको देखेंगे। भ्रातिमान अलंकार को, काव्य में जहाँ समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए, जैसे कि काव्य में जहाँ समानता के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए, उसे भ्रातिमान अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, बादल से काले काले केशव के देख निराले, ठीक। नाचा करते थे निज दिन पालतू मोर मतवाले, ठीक है। बारिश के मौसम में देखा हो, मतलब बारिश के मौसम में मोर सुना ही होगा, मोर नाचते हैं सब, वही, ठीक है। तो इसमें देखिए, काव्य में जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए उसे भ्रातिमान अलंकार कहते हैं। ये भी हो गया भ्रातिमान अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद। छंद क्या होता है इसको देखेंगे। काव्य में जहाँ मात्रा हो व्यक्तित किया करने की कला को छंद कहते हैं। जैसे मात्राओं में, जैसे कि मात्राओं का अंक जैसे कि 1 2 ऐसे करके व्यक्त किया जाता है, उसे छंद कहते हैं, ठीक। इसको देखेंगे आगे। चौपाई क्या होता है इसको देखेंगे। चौपाई को देखेंगे, ठीक। चौपाई, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 2026 के लिए, ठीक, 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए इसके क्या होता है। यह 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद है। यह 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती है, ठीक। जैसे कि ये एग्जाम्पल में देखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 है। इसमें प्रत्येक छंद है, ये जो ये लाइन है, पूरा ये लाइन है, इसमें 16 मात्राएं होती है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, र के ऊपर 1, रघु के ऊपर 2 हो गया, ठीक। इसमें जो ये 1 हो गया, ये S2 हो गया, 1 हो गया, 1 गया, जैसे ऐसे गिना है ना, इसको गिनिए आप, इसको काउंटिंग करते हैं, दिखाते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 है ना। ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 4 चरणों वाले सम्मात्रिक छंद है, मतलब इसमें प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होंगी, बस इतना ही। चौपाई, अगर एग्जाम में चौपाई पूछ दे रहा है, अगर एग्जाम में आपको चौपाई पूछ दे रहा है, तो आपको बस यही लिखना है कि अगर चौपाई छंद पूछ देता है, यही लिखना है, 4 चरणों वाली मात्रिक छंद है, प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती है, बस इतना लिख देंगे तभी नंबर मिल जाएगा। और ये उतना लिखने से नहीं नंबर मिलेगा, बस आपको ये एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, और केवल ये लिख कर छोड़ दे रहे हैं तो 1 नंबर, बस 1 नंबर, शायद 1 नंबर मिल जाए, लेकिन मिलने के चांस 1 नंबर रहेगा अगर इसे लिख दिए तो। और एग्जाम्पल कर लिए तो आपको 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद। दोहा क्या होते हैं, दोहा को देखेंगे। दोहा, यह 4 चरणों वाली मात्रिक छंद है। देखिए, वो सम्मात्रिक है और ये मात्रिक छंद है, ठीक। ये 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। देखिए, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बस देखिए, ये पहला है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहला हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा, ठीक। ये 4 हो गया। अब इसको दिखाते हैं, बताते हैं। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, जैसे कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पहला है, इसमें 13 है, ठीक। और ये तीसरा है, इसमें भी 13 है, और ये
दूसरा और ये चौथा में 11-11 है, ठीक है। इसे ही दोहा छंद कहते हैं, जिसमें दोहा अगर पूछ दे आपको, अगर एग्जाम में दोहा आ जा रहा है, बाई चांस अगर आ जाएगा, आने वाला ही है, अगर दोहा आ जाएगा तो आपको यही लिखना है 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। देख 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है, इसमें तीसरे और पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथा में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोठा, सोठा क्या होता है, ठीक। यह सोठा को देखेंगे, ठीक। यह सोठा, यह 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। यह 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अभी आप लोगों ने देखा दोहा में उल्टा था, पहले और जैसे कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हो रही थी और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती, लेकिन सोठा में अलग है, ये पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, ठीक। संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उन्नत चाहे फूल। ये हमारा पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, बस इतना भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, पहला में कितना बोला था 11 और तीसरा में 11, इसमें 11 और इसमें 11 गिन सकते हैं, 4 6 7 8 9 10 एक 11 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 है और ये 13 होगा, ठीक है। ये हमारा दोहा हो जाएगा, ये हमारा सोठा हो जाएगा, ये सॉरी सोठा है ये, ठीक है। ये हमारा सोठा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कुंडली, कुंडलियाँ क्या होती हैं, देखिए इसको देखेंगे। कुंडलिया, यह छंद 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है। यह एक रोला और एक दोहा से मिलकर बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है। जैसे कि यह 6 चरणों वाला मात्रिक छंद है। यह रोला और दोहा से मिलकर बनता है, जैसे कि रोला और दोहा से मिलकर बनता है, ठीक। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। जैसे ये लाइन है ना, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, ठीक है। जिस शब्द से प्रारंभ होता है, लाठी शब्द से प्रारंभ हुआ है ना, तो यहाँ पर लाठी शब्द से खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, लाठी से गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहर नदी नाला जहाँ जहाँ तहाँ मचावे अंग, ठीक। तहाँ मचावे अंग, झटपट झटपट, यहाँ पर टच छूट गया, ठीक। झटपट कुत्ता के मारे, दुश्मन दवा गिर हो, 3 हूँ को झारे, कहे गिरधर कबीर सुनहु मेरे लाठी, सब रखियन सब हथियारन, छोड़ हाथ मन लीजन लाठी, ठीक। ये लाठी शब्द से स्टार्ट है तो लाठी शब्द से अंत भी है इसका। इसी को कहते हैं हम लोग कुंडलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोला, अब ये रोला क्या होता है इसको देखेंगे। रोला शब्द, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। ये जो लाइन है ना, इसमें 24-24 मात्राएं होंगी, ठीक। तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होगी। ये जैसे कि 11 और 13 मात्राओं पर यति का मतलब ये होता है, जैसे इसी के यति को देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कोई पापी है पंचत्व प्राप्ति, सुनी जगमत धावत, ठीक। बानी बानी बावन वीर बढ़त चौंचद मचावत, ठीक। ये यति है, ठीक है। चौंचद मचावत, इसको आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं, इसमें इतना है और इसको आप इसको आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, बस इतना ही है। ये हमारा रोला का है, नोट कर लीजिएगा। और तो ये आज का स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो और क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।